हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट हमारा जो फिजिक्स है क्लास 10th का, उसका चौथा चैप्टर स्टडी करने वाले हैं और जिसका नाम क्या है जरा बताइए। विद्युत धारा, यानी यूं कहें तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसका नाम क्या है भाई, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक मीन्स क्या, विद्युत, और करंट मीन्स धारा। तो इस चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा के बारे में बोलेंगे, मतलब बोलने का क्या है, जानकारी इसका करेंगे। और अपने सामान्य भाषा में कहा जाए तो विद्युत धारा को हम लोग बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली वर्ड हम लोग बहुत सुने होंगे, या लाइन हम लोग घर पर बोलते हैं कि लाइन आ गया, लाइन चला गया, इस तरह का वर्ड। अब जैसा जैसा वर्ड हो, ठीक है ना, लेकिन हमारा पढ़ने के मुताबिक क्या है, विद्युत धारा है। और विद्युत धारा का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लेकिन कभी ये तो देखे ही होंगे हम लोग कि हमारे घर जो विद्युत धारा आता है वो तार से होते हुए मतलब क्या घरों पर पहुंचता है, ये तो जानकारी है ही। लेकिन क्या हमने कभी इस बात का अनुभव किया है कि उन तारों में क्या चल के आ जाता है? बताइए, कभी हम लोग ऐसा अनुभव किए हैं कि उन तारों के अंदर ऐसा क्या आ जाता है? तो जो उन तारों के अंदर आ जाता है हम लोग उसको क्या कहते हैं कि विद्युत धारा आया, लाइन आ गया। लेकिन सच में वो नहीं होता। उन तारों के अंदर जो चल के आता है पावर हाउस से, उन तारों में वो आने वाला चीज जो है वो आवेश है। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश का नाम देते हैं। यानी जो तार से पावर हाउस से होते हुए हमारे घर पर आता है उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, आवेश। तो सबसे पहला जरूरी हो गया कि ये आवेश क्या है। अगर हम इसके बारे में जान लेंगे तो चल के विद्युत धारा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किस पर, आवेश की बात करने वाले हैं। तो देखिए, आवेश और यह आवेश का संबंध क्या है, विद्युत धारा से है। तो इसका नाम बन जाता है क्या, विद्युत आवेश। अगर पूर्णतः इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। और इसे इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारा एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, अगर एक प्रश्न बनाने की बात किया जाए तो क्या प्रश्न बन जाएगा, विद्युत आवेश क्या है, या व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, ये विद्युत आवेश क्या होता है। अब कहेंगे सर आप क्या कर रहे हैं, ये विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट किया और आप पहुंच गए विद्युत आवेश पर। तो भाई साहब, जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा है उसको भागा सिखाना है तो आपको पहले जोड़ घटाव गुणा भागा तो उसे आना चाहिए ना। तो एक तरह से मान लीजिए कि ये मेरा विद्युत धारा एक भागा है और ये हमारे विद्युत आवेश क्या है, एक जोड़ घटाव की तरह है। तो सबसे पहले जब हम यह जान जाएंगे तो इसको भी जानने के काबिल हो जाएंगे। बात तो समझ गए होंगे। विद्युत आवेश क्या है, ये प्रश्न बन गया। तो देखिए, विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक मतलब कह रहे हैं संसार की जो भी वस्तुएं दिख रही है, विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। आंतरिक का मतलब वस्तु का ये गुण है। जैसे हमारा शरीर है तो आप हमको बाहर से जो देख रहे हैं वो बाहरी प्रकट हाथ, और जो मेरा बोली विचार है, जो लोगों के साथ मेरा व्यवहार है, वो एक गुण की तरह हो जाता है, ऐसे ही ना कहा जाएगा। तो जो विद्युत आवेश है हम इसे क्या कहेंगे कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर ये भी कहेंगे कि यह मौलिक कण, मौलिक कण के बारे में जानते हैं, परमाणु का अध्ययन हम लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, परमाणु संरचना। आइए थोड़ा उस पर ही बात करते हैं। अब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है, गोलाकार,
और परमाणु के अंदर एक नाभिक भी होता है और इनके आसपास जो ये सब होते हैं सेल बोलते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो हमको बताया गया होगा कि एक परमाणु की जो रचना होती है वो 3 मौलिक कणों से होती है, और भी कोई कण होंगे बहुत सारे, ठीक है ना। 3 मौलिक कण वो कौन कौन से हैं भाई साहब? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 3 मौलिक कण हैं। तो इन तीनों मौलिक कणों में न्यूट्रॉन भाई साहब तो उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज, देख रहे हैं ना चार्ज जैसा बढ़ा रहा है, इन पर कुछ भी आवेश नहीं होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होते हैं और प्रोटॉन पर प्लस आवेश, यानी ऋणात्मक और धनात्मक, ऐसे ही। तो विद्युत आवेश करता क्या है? ये मौलिक कण यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गुण को दर्शाता है। यानी विद्युत आवेश से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। इसका बहुत सपोर्ट है इनको बताने में। तो डिफिनेशन कैसे तैयार किया जा सकता है? विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो यह मौलिक कणों यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गुणों को दर्शाता है। यहां तक बात समझ में आ चुका है। अब होता क्या है कि ये आया कहां से भैया, ये कैसे हमारे इस संसार में इसकी जानकारी आ गया, ये उत्पन्न कैसे हो गया, ये बात तो हमें समझना जरूरी है। तो देखिए होता क्या है कि जब डिफिनेशन हो गया, अब हम बात करने जा रहे हैं किधर, इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, ये उत्पन्न कैसे हो गया। तो पहले उत्पन्न होने से पहले एक बात बता दें कि विद्युत आवेश जो होता है इस संसार में नया नहीं आता, यानी पहले से मौजूद होता है। प्रत्येक वस्तु जो हमारी है उस पर आवेश पहले से मौजूद होता है, कोई दूसरे ग्रह से नया नहीं आता। यानी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं सर? अभी तो आप बात कर रहे हैं उत्पन्न होने का और फिर अभी कह रहे हैं नहीं किया जा सकता है। भाई साहब बातों को ध्यान से सुनिए। नए आवेश को हम ला नहीं सकते इस संसार में, नया आवेश। हम उसी आवेश के बारे में जिक्र करेंगे जो पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न बन रहा है कि विद्युत आवेश को क्या हम नष्ट कर सकते हैं? हमारे संसार के आवेशों को क्या खत्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यानी विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, अर्थात यह संरक्षित होते हैं। संरक्षित होते हैं मतलब क्या? ये सुरक्षित व्यक्ति हैं, इनको नो टेंशन, ना ही ये नए आएंगे और ना ही ये नष्ट होंगे। तो ये हम विद्युत आवेश के एक तरह से गुण की बात कह दिए कि विद्युत आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। यानी एक तरह से एक सिद्धांत या नियम भी बन जाता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत, जो कि हमें बड़े क्लासों में 12th में भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो विद्युत आवेश के बारे में हमने जान लिया और उसके बाद ये भी बता दिए कि ये न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं फिर एक बात पर कि विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, समझ रहे हैं? तो देखिए अब गड़बड़ यही लग रहा है, आपको भी सुनने में गड़बड़ लगेगा और हमें भी, कि सर अभी आप तो कह रहे हैं कि आवेश उत्पन्न नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते। हमने एक बात और कहा कि नए आवेश उत्पन्न नहीं हो सकते, लेकिन जो पहले से पदार्थ पर है उसे उजागर किया जा सकता है। जो पदार्थों पर है पहले से उसे क्या कर सकते हैं? उजागर कर सकते हैं। तो वो एक उत्पत्ति हो गया, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं। इसकी जिक्र जब हम कर ही रहे हैं तो एकदम डीपली तरीका से इस पर बात करेंगे, ठीक है ना, कि ये है क्या। तो अभी तो डिफिनेशन हमने जान लिया और प्लस में इसकी संरक्षित की बात भी समझ लिया। अब यह है कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। आवेश की उत्पत्ति, कैसे आवेश उत्पन्न होता है, ये एक हमारा टॉपिक बन गया। एक प्रश्न भी बन सकता है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना। थोड़ी सी कंफ्यूजन लगेगी लेकिन उन कंफ्यूजनों को भूल जाएं
कि यहाँ उत्पत्ति होने का मतलब कि पदार्थों पर आवेश कैसे आ जा रहा है, ये बात हो रहा है। और पीछे जो बता रहे हैं कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वो नए आवेश की बात हो रही है ना। तो देखिए क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कंघी को लेकर और कागज के टुकड़े को, मतलब छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाकर सटा के देखें, सिंपल, कोई उस पर कंघी के साथ कोई अभी मतलब खिलवाड़ नहीं करना है, तो उस कंडीशन में वो टुकड़ों को कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रही है। और वहीं कंघी को लेकर अपने बालों से पूरी तरह से रगड़ लें और तब उन टुकड़े के पास ले जाएं, तो टुकड़ों में हलचल होने लगता है या आकर्षित भी होने लगते हैं, खिंचाव भी होने लगता है। तो इस बात से आपको क्या सीख मिलता है कि जब कंघी को हम जब बाल से नहीं रगड़े हुए थे तो वो कुछ नहीं कर रहा था, कागज के टुकड़े के साथ उसका कोई दोस्ती यारी नहीं था। बट जैसे ही हमने अपने बालों से कंघी के साथ क्या किया, मैचिंग कराया, रगड़ किया, तो क्या हो गया, कागज के टुकड़ों को खींचने लगा। तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि जरूर हमारे बाल से कुछ निकल कर इन कंघियों पर आ गए। अब वो भूत हैं या पिशाच हैं हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, हमें इस बात की जानकारी है कि वो भूत पिशाच न होकर वो आवेश थे जो हमारे बालों से निकलकर इन कंघी पर आ गए। वो क्या थे, आवेश थे। और वही आवेश कागज के टुकड़ों को क्या करने लगे, मतलब परेशान करने लगे या खींचने लगे। तो यहाँ ये पता चला कि आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें रगड़ करना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा। फ्रिक्शन, घर्षण वर्ड कभी सुने होंगे जरूर। तो एक लफ्ज में कहा जाए तो आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आंसर अगर हमें सामान्य रूप से देना हो तो बोल देंगे क्या, कि आवेश की उत्पत्ति घर्षण के माध्यम से होती है। ठीक, अगर इसको एक्सप्लेन करके समझा जाए कि ये कैसे हो गया, आखिरकार जब बाल और कंघी से हमने किया तो ये कैसे हो गया, बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। क्या हुआ, काहे कंघी पर ही क्यों आ गया, कंघी से बाल पर क्यों नहीं चला गया, वो भी तो समस्या लग रहा होगा। आइए एक और इस बात का समझ गए हैं ना कि ये क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, रगड़ या घर्षण के माध्यम से आवेश की उत्पत्ति होती है। या मतलब अब इसका और एक्सप्लेन दूसरे शब्दों में बात करें तो ये कैसे उत्पन्न हो जाता है, देखिए, आइए समझा जाए। मान लीजिए कि मेरे पास कांच है, कोई कांच का कोई छड़ ले लीजिए, इस तरह से कोई छड़ है ये, ठीक है ना, ये छड़ है। और मेरे पास रेशम का कोई कपड़ा है, रेशम, ऊनी वगैरह वगैरह, जाड़े का दिन जब आइए रहा है, मान लीजिए कि रेशम का कोई कपड़ा है, ठीक है ना, मान लीजिए। तो जब इस कांच को इस रेशम के कपड़े के साथ क्या किया जाता है, मतलब कि सपोज इस तरीके से, ये है मेरा कांच का छड़ और ये है रेशम का कपड़ा, और हम पूरी तरह से क्या करें, इसको रगड़ रहे हैं पूरी तरह से। और जैसे ही रगड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये कांच मतलब चार्ज हो जाएगा। यानी अब इस कांच को ले जाके हम कागज के टुकड़े के पास करेंगे तो उसमें हलचल करने लगेगा। तो ये हो क्या रहा है, इसी को समझिए। तो देखिए, इस पर भी आवेश मौजूद रहते हैं, इस पर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन ये शुरुआत तौर पर, क्योंकि ये कांच है, किसी न किसी पदार्थ से बना है और पदार्थ की रचना परमाणु से होती है, और परमाणु मुख्य रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये भी अपने आप में उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर अभी कोई आवेश नहीं है इसके अंदर में सब है, तीनों है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मौजूद है, लेकिन उदास रूप में है, ना ही प्लस कम है ना ही माइनस कम है, सब बराबर में ठीक ठाक है। इधर भी ये भी उदासीन रूप में है। और जैसे ही दोनों को जब टकराए तो हुआ क्या कि इस पर इधर से क्या हुआ कि कुछ आवेश चले आए, तभी नहीं चार्ज हुआ, इस पर कुछ आवेश निकलकर चले आए, या किसी में भी जा सकते हैं। अब तो ये पदार्थ के प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में से क्या हो रहा है। तो कुछ आवेश निकलकर इसमें चले आए, जब इसमें चले आए तो इसमें आवेश की जनसंख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें 4 को हो गए,
इसमें से निकल के आया, ठीक है ना। तो अब बताइए कि ये तो घट गया ना इसका 4 गो, इस पदार्थ का प्लस वाला आवेश इस पे आ गया तो ये घट गया, तो इसमें अब क्या बच गया, इसमें माइनस बच गया। समझ में आ रहा है क्या? इसमें प्लस माइनस दोनों थे, इसमें भी प्लस माइनस दोनों है, लेकिन जैसे ही रगड़ हुआ तो इसमें से निकल कर क्या हुए, आ गए इधर। अब कहेंगे सर इधर से क्यों है, इधर से क्यों नहीं? ये पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले से भी इसके पास प्लस थे और उसका भी प्लस आ गए, तो ये हो गए ज्यादा मात्रा में, ये हो गए धन आवेशित। इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर प्लस की ज्यादा हो गया मैंने प्रोटॉन की, और हम कहेंगे कि ये कांच हमारा चार्ज हो गया, धन आवेशित हो गया। ये भी अपने आप में चार्ज हो गया, लेकिन हाँ ये माइनस रूप में रिचार्ज हो गया रिचार्ज नहीं, चार्ज हो गया, मोबाइल का रिचार्ज नहीं। तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये हमारा कांच भैया क्या हो गए, चार्ज हो गए। यानी मुख्य रूप से कहें तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ घर्षण करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। अब कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, तो भाई साहब हमारे समझाने का एक ये तरीका रहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें से किस में जा रहे हैं, ये पदार्थ जैसा रहेगा उसमें से निकल कर वो जाते रहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में चला जाता है। अब जिस पदार्थ में छोड़ेगा उसमें तो कमी हो गया उसका। तो एक बात हम बताएं यहाँ पर, गड़बड़ क्या लग रहा है, देखिए अगर इसको धनात्मक मानना है इसको, तो इलेक्ट्रॉन को इधर से भेज दीजिए, उस पर चले जाएं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे तब प्लस वाले की संख्या ज्यादा हो जाएगा। हम इसको धनात्मक कहने जा रहे हैं, इसको क्या कहने जा रहे हैं, ऋणात्मक। तो मेरा पीछे जो प्रोसेस बताया है वो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसमें से निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी जनसंख्या भैया कम ना हो जाएगी, तब माइनस कहाँ से हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो हेने से भेज दीजिए, इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकाल के डाल दीजिए इस पर रगड़ करते समय, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस ज्यादा हो गए, होने इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऋणात्मक हो गए और ये हो गए धनात्मक। अब जाके प्रोसेस सही हो गया, ठीक है ना। कहें कि सर कुल क्या हो रहा है, तो देखिए ये सब एक नॉलेज वाली बात है जो कि इसका स्टैंडर्ड आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारा विद्युत धारा को समझना है तो इतना आसान नहीं है, विद्युत धारा जानते हैं ना कितना ताकतवर है यार, तो इसकी पढ़ाई क्या मतलब इतना तो थोड़े स्लो हो जाएगी या इतना सिंपल थोड़े रहेगी, समझना तो जरूरी है। यानी कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन को एक घर से छोड़कर दूसरे घर जाना, ये समझाने का तरीका मेरा रहा। हाँ आवेश के बारे में कुछ और बता दें कि आवेश का खुद का संकेत एक क्यू होता है, क्यू, कोई बड़ा क्यू भी दर्शा सकते हैं या छोटा क्यू भी, चलिए हम छोटा क्यू से दर्शा रहे हैं। आवेश का संकेत क्या होता है, क्यू होता है। और आवेश की प्रकार की बात किया जाए, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग अभी बता सकते थे, इस मेरे जो समझाने का अभी क्या कर रहे थे, एक तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो आवेश के प्रकार। अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या, आवेश के प्रकार। अंग्रेजी भी लिख सकते हैं क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज। किसके प्रकार की बात होने जा रही है, हमारा आवेश के प्रकार। तो देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है धन आवेश, एक का नाम क्या है, धनावेश, और दूसरा का नाम क्या है, ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक का नाम क्या है, धनावेश, और दूसरा का नाम है ऋणावेश। धनावेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश का मतलब निगेटिव चार्ज।
अब ये धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होते हैं, ये रगड़ घर्षण अभी पढ़ रहे थे ना, उसी पर डिफिनेशन दिया जाएगा कि धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होते हैं। तो चलिए धनावेश के बारे में बात करते हैं भाई कि ये धनावेश क्या होते हैं। तो बोलिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, जल्दी जवाब दीजिए। आवेश 2 प्रकार के, सही बताया आपने। तो देखिए ये क्या होते हैं, धन आवेश, मिटा देते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई ए पदार्थ है और कोई बी पदार्थ है, ठीक। इसमें कुछ भी ले सकते हैं पदार्थों में, या तो एक एबोनाइट की छड़ होती है और एक रेशम की कपड़ा या ऊनी कपड़ा। ऐसे भी हम कांच पर ही ज्यादा बात समझ में आ जाएगा हमको, कांच पर और रेशम पर ही, दोनों पर ही समझ में आ जाएगा अच्छा से क्या होता है। देखिए जब कांच को और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले गए, रेशम पर। तो इलेक्ट्रॉन माइनस चिन्ह के साथ रहता है और माइनस ने ए का घर छोड़ दिया, माइनस ने ए का घर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ए के घर में अब क्या बच गए, प्रोटॉन बच गए, बच गए कि नहीं बचे, क्योंकि इस ए की रचना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों से हुई, ये उदासीन था। 10 गो इलेक्ट्रॉन था इस ए के घर में तो 10 गो प्रोटॉन भी था। बट हुआ क्या कि ए के घर से इलेक्ट्रॉन जाने लगा, तो 10 गो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच गया क्या, ये बच गया 10 गो। तो हम कह सकते हैं कि अब इसके घर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, धनावेश हो गया। यानी जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं तो पहले वाले पदार्थ धनावेशित हो जाता है, समझें। जैसे कांच और रेशम में कांच क्या होता है, धनावेशित होता है। सेम प्रोसेस ऋणावेश की बात हो रही है। अब ये समझाने का टेक्निक रहा कि ये लिखना नहीं है, समझने होगा तो थोड़ा सा इसमें लिख देंगे 2 लाइन कि 1 लाइन लिख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ क्या करते हैं, रगड़ या घर्षण करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अब आइए ऋणावेश पर बात करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ। तो इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकल के बी में आ गए, तो बी के अंदर पहले से भी इलेक्ट्रॉन होंगे और एगो इलेक्ट्रॉन आ भी गए, यानी इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो गए, जनसंख्या में वृद्धि हो गए या कम हो गए, जरा बताइए। तो साफ जाहिर हो रहा है कि इधर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरीका से ये पदार्थ क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। यानी जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो वह ऋणावेशित कहलाता है। जैसे कांच और रेशम में रेशम ऋणावेशित होता है। दोनों की जानकारी हो चुकी भाई साहब, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आवेश के प्रकार भी समझ लिए और आवेश के संकेत, आवेश क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। अब और कुछ आवेश के बारे में जानना है तो उसके लिए एक और प्रश्न बनेगा, आवेश का गुण क्या है, क्या उसके अंदर की अच्छाइयां हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है आवेश का गुण। चलिए उधर हेडिंग डालते हैं। लेकिन एक प्रश्न बताइए, आवेश का मात्रक क्या होता है, बताइए। आवेश की मात्रक की जानकारी तो विद्युत धारा में ही मिलेगी, लेकिन अभी बता दीजिए क्या होता है आवेश का मात्रक। तो हम बता दें कि आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, कूलम। और ये कूलम जो होता है, बढ़िया से लिख देते हैं कि अगर आपको दिक्कत ना हो। कूलम एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं और उन्हीं के नाम पर आवेश का मात्रक रखा गया है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम।
कहीं कहीं कूलम्ब भी लिखा जाता है, ठीक है ना, हम कूलम्ब ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका संकेत क्या होता है? सी। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है, और आवेश का संकेत क्या होता है? सी होता है। तो इस तरह से आवेश की जो बेसिक जानकारी थी उसको हमने समझ लिया। अब न्यू हमारा टॉपिक बनता है आवेश का गुण। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, आवेश का गुण क्या है। तो देखिए अब हम लोग हेडिंग डाल लिए हैं, और ये हेडिंग हमारा क्या है? आवेश का गुण, यानी आवेश की क्या विशेषता कहें या क्या इसकी गुण है। लगभग में मान लीजिए एक तरह से विशेषता भी अगर हमें कहा जाए तो इसी टाइप से हम बता देंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट होता है भाई, विशेषता गुण में कुछ थोड़ी बहुत का, लेकिन ज़्यादा तो लगता है कि अरे ये तो ये कहीं है, लेकिन लेवल जब बढ़ेगा तो इसमें कुछ तो समझ में आएगा। आवेश का गुण क्या होता है तो हम लोग जानते हैं भाई कि आवेश के गुण तो एक से अधिक होंगे। अब कहेंगे सर हम लोग कैसे जानते हैं? ये तो जरूर कहीं गुण लिखा जाता है तो पता चल जाता है कि एक तो गुण रहेगा नहीं, एगो रहेगा तो नोट में लिख दिया जाएगा या किसी तरह से, लेकिन एक से अधिक है तबे तो हेडिंग बना है, अपने से भी तो समझदारी होगा। देखिए तो आवेश के गुण क्या है? निम्नलिखित है। और निम्नलिखित का मतलब क्या? फर्स्ट, पहला क्या गुण है भैया? तो पहला इसके जब हम जानकारी दे रहे हैं तो उसी में समझाएं कि आवेश के गुण क्या होते हैं, लेकिन फिर भी बात समझा जाए। आवेश संरक्षित होते हैं। पहला गुण क्या है भाई साहब? बोलिए। आवेश संरक्षित होते हैं। हम संरक्षित होते हैं कि आवेश संरक्षित होते हैं? बताइए। आवेश संरक्षित होते हैं जी, काहे टेंशन ले रहे हैं आप लोग? फर्स्ट गुण बताइए आवेश का, आवेश संरक्षित होते हैं। अब कहेंगे सर क्या है इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यही कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित होते हैं। बिल्कुल मस्त। दूसरा गुण क्या है? एक जैसे आवेश। अगर ये हैं हमारे प्लस आवेश और ये भी है प्लस आवेश, और दोनों को जब करीब लाएंगे ये दोनों लोग अपने में क्या करने लगेंगे? मारधाड़ शुरू कर देंगे एकदम, यानी कहेंगे भागो यहाँ से हटो, प्रतिकर्षित करने लगेंगे, भागाने लगेंगे। जैसे एक जैसे अगर कोई प्रोफेशन बिजनेस में रहता है तो थोड़ा कबो कबो उनके बीच नहीं लगता है, हटाव होने लगता है, हम भी वही काम करते हैं वो भी वही करता है, और जब मिलते हैं ना थोड़ा सा अजीब अंदर से लगता है कि ना दोनों में मैंने कुछ भले मुंह पर राम राम कहेगा लेकिन थोड़ा बहुत उनमें क्या होता है, बड़ी किसी न किसी बात को लेकर विरोध रहता है। अगर एक जैसे कर रहे हैं, अब एगो बेच रहा है मान लीजिए फल बेच रहा है, एगो बेच रहा है मान लीजिए कि उधर कपड़ा बेच रहा है, कुछ उसे टेंशन नहीं है। अगर कहीं एगो और ही फल वही लगा दिए दुकान, तब तो हुआ ना, एक जैसे आ गए कि नहीं आ गए, तो उनमें भी क्या होगा? विरोध होगा। यानी एक जैसे आवेश क्या होते हैं? क्या सही लिख लेना? हाँ ठीक है। एक जैसे आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित ई का हो रहा है भैया? एक जैसे आवेश आपस में प्रतिकर्षित का मतलब क्या? हटाव करते हैं। अपने भाषा में, घरेलू भाषा में कहें तो हटाओ, भाग जाओ, मत आना हमारे पास। जैसे चुंबक ले लीजिए और चुंबक को कभी ऐसे पलट उलट के देखिए कि कौन है इस सिचुएशन में हटा रहा है, होता है जरूर चुंबक लेके करेंगे तो जब चुंबक के दोनों सेम ध्रुव हो जाएं, ध्रुव का मतलब समझेंगे बाद में, अभी रहने दीजिए। तो चुंबक के जब एक जैसे ध्रुव आ जाएंगे ना तो वो भागाने लगता है, और फिर पलट दीजिएगा तो खींच लेता है। सेम वही बात यहाँ है कि एक जैसे आवेश हो, अगर मान लीजिए कि एगो प्लस क्यू आवेश है, ठीक, और ये भी एगो प्लस क्यू आवेश है, शॉर्टकट में समझा दे ऐसे, प्लस क्यू और इस तरह से प्लस क्यू, तो ये क्या करेगा? कहेगा कि भागो, ऐसे भगाएगा, ठीक है ना। आयु कहेगा कि भागो, थोड़ा सा दूरी पर बना दे, प्लस क्यू, तो ये भी कहेगा भागो इधर, मत आना मेरे पास। ये क्या लग रहा है? ये आपको क्या समझ में आ रहा है चित्र देखकर? ये चित्र जो है भले
दोनों मुंह किया है एक तरफ, लेकिन दोनों का देख रहे हैं ना ये क्या हो रहा है, ये जो निकल रहा है ये जाके सटना चाहता है कि भागना चाहता है, इहो 10 गो बात बोल रहा है, ये सब आवाज दे रहा है मुंह से। ऐसे मुंह से हम लोग नहीं बोलते हैं हेलो तो आवाज निकलता है ना, उसी तरह ये भी उसको गाली सुना रहा है, कुछ भजन दे रहा है, आयो भजन गा रहा है कि कहाँ आ रहा है मेरे तरफ, मत आना भागो। तो ये एक जैसे हैं, हो सकता है इनकी जगह पे माइनस माइनस भी हो जाए, बस एक जैसे आवेश होने चाहिए। अब आते हैं एक और गुण लिख लेते हैं, तीसरा नंबर का गुण लिख लेते हैं। ऐसे बहुत से गुण हैं लेकिन हम लोग कम ही पढ़ेंगे, जितना जानकारी है 10th के लिए। अलग अलग आवेश, अगर यही आवेश अलग अलग हो जाए, एगो प्लस आवेश हो जाएंगे और एगो माइनस आवेश, तो ये क्या करेंगे, आओ भाई गले मिलो, हम लोग दोस्त ना हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात कहेगा दुनिया जहान के। देखिए क्या हो रहा है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, मतलब मिलान कर रहे हैं। बात समझ में आया, है समझ पा रहे हैं? देखिए ये जो हम एरो का चिन्ह दे रहे हैं इसकी भी आगे चल की महानता है, लेकिन अभी हम एरो के चिन्ह पर ध्यान न दें, ठीक है ना। बड़े क्लास में जाएंगे तब पता चलेगा कि आवेश किधर से किधर होके निकलते हैं, ये सब रहने दीजिए ना, तब बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। बस आप समझना है, मेरा मतलब इन एरो के चिन्हों पर ध्यान न देना, मेरा मतलब है प्रतिकर्षण कराना और आकर्षण कराना, इसका समझाना, ठीक है ना। कहेंगे सर क्या कह दिए, बात बाउंस कर गया है, छोड़िए बड़े क्लासों में समझ में आ जाएगा। देखिए इधर क्या बात है, तीसरा नंबर पर अलग अलग आवेश एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। आकर्षण का मतलब क्या बताइए, कहिए कुछ। आकर्षण का मतलब खिंचाव करते हैं, हटाव नहीं, खिंचाव। आकर्षण का मतलब क्या करते हैं, खिंचाव करते हैं। तो और भी आवेश के गुण हैं, लेकिन हम लोग बस 3 गुण पर ही जान लें। आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश एक जैसे हो तो प्रतिकर्षित करते हैं, और अलग अलग आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। तो इस तरह से हमारा आवेश का गुण क्या हो चुका, समाप्त हो गया। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।